देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का समय हो गया है। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर अग्निहोत्री या यादव, कथावाचक की यह कहानी आज कहानी कुर्सी की में चर्चा के लिए सबसे पहले शामिल की जाएगी। जाति के खेल में कैसे दो राज्यों की पॉलिटिक्स घूम रही है, आज सबसे पहला विषय यहीं से शुरू कर रहे हैं। इटावा में कथावाचक का सिर मुंडवाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को कथावाचक के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। दोनों आधार कार्ड का नंबर एक ही है, उस पर एक ही व्यक्ति की फोटो भी लगी हुई है, उस पर नाम अलग अलग है। इधर कथावाचक के साथ मारपीट के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिस ब्राह्मण परिवार में कथावाचक भागवत कथा करने के लिए पहुंचे थे, उस महिला ने कथावाचक मुकुटमणि पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया है। इटावा का कथावाचक विवाद और तूल पकड़ता जा रहा है। कथावाचक मुकुटमणि पर जहां फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगा, तो गांव की महिला ने कथावाचक मुकुटमणि यादव पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। कथावाचक के साथ बदसलूकी का सियासी विवाद अब उत्तर प्रदेश से बिहार पहुंच गया है। सियासी पार्टियां इस मुद्दे को और हवा देकर कास्ट पॉलिटिक्स पर उतर आई है। दरअसल ये पूरा मामला बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव का है, जहां 21 जून को एक भागवत कथा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कथावाचक मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह कथा वाचन कर रहे थे। आयोजन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति जताई। आरोप यह लगाया गया कि कथावाचकों ने खुद को ब्राह्मण बताकर कथा का आयोजन किया, जबकि वो किसी और जाति से हैं। और इसी विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ इनह्यूमन यानी कि अमानवीय व्यवहार किया। उनके साथ मारपीट की गई, बाल उतारे गए, कपड़े खोले गए और तब से यह मामला यादव वर्सेस ब्राह्मण का रूप ले चुका है। अब यह सियासी मामला बन गया है, क्योंकि कथावाचक ने खुद को यादव बताया। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज छेड़छाड़ और जाति छिपाने के मामले में कथावाचकों पर एक्शन की मांग ले रहा है। इस पूरे मामले में किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। इटावा के कथावाचक विवाद में दोनों पक्ष अपने अपने आरोप लगा रहे हैं। ब्राह्मण पक्ष का कहना यह है कि कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह ने जाति को छिपाकर कथा की। इसके बाद मुकुटमणि पर यजमान महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कथावाचक पर आरोप यह है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसने अपनी जाति और बड़े नेताओं से पहचान बताकर धमकी तक दी थी। अब कथावाचकों का कहना यह है कि जाति पूछकर उन्हें अपमानित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं। आपने देखा, सिर मुंडवाया गया, नाक भी रगड़वाई गई, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उनकी जाति को लेकर प्रश्न चिन्ह था कि एक यादव होकर वो कथावाचन कैसे कर सकता है। अब इसे लेकर यूपी से लेकर बिहार तक सियासत हो रही है। अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक इस मुद्दे को जबरदस्त हवा दे रहे हैं। इधर योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग और जातीय संघर्ष जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की मांग की। जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके हैं, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं, और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। तो आपने बयान सुन लिया, तस्वीरें भी आपने देख ली, सियासत में कितना उबाल है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ये मामला
अगड़ा वर्सेस पिछड़ा हो गया है, यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। हम करेंगे कहानी कुर्सी की में चर्चा। बेहद खास मेहमान, बड़े दिनों के बाद आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और साथ ही समीर चौंगावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, जंग जारी रहेगी। एयर कॉमोडोर एएस बहल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कुछ खबरें युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई भी आपके सामने रखेंगे, एससीओ समिट से जुड़ी हुई भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मौजूदा मामला तो घोर पॉलिटिकल है, प्योर सियासी मामला है। हर्षवर्धन जी, इस मामले में एक पक्ष वो है जो ये कह रहा है कि यानी कि ब्राह्मण पक्ष वो ये कह रहा है कि अपनी पहचान छिपाकर कथा वाचन करने के लिए आए। पहला आरोप ये। दूसरा आरोप ये कि महिला के साथ छेड़छाड़ की, अभद्र व्यवहार किया, और जब इसका विरोध किया गया तो फिर बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी साठगांठ की बात ये करने लगे। सच क्या है, झूठ क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि एक काल चक्र होता है, वो काल चक्र घूमने जा रहा है। जाति जाति करते हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वर्ण व्यवस्था की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इसको कोई स्वीकारे या न स्वीकारे, आज मैं कह रहा हूं तो हो सकता है कि अभी बहुत से लोग इसको ट्रोल आर्मी शुरू हो जाए, लेकिन उसी वर्ण व्यवस्था की तरफ अब जाना पड़ेगा भारत को, जो वर्ण व्यवस्था कहती है आप जो काम करते हैं उसके आधार पर आपकी पहचान होती है। मैंने तो अपने शहर प्रयागराज से लेकर और मुंबई तक जहां तक मैं रहा हूं, तो ढेर सारी ऐसी डेयरी देखी जो पंडित जी लोग चलाते हैं और वो दूध बेचते हैं, वो वही काम करते हैं। स्वामी रामदेव जी जैसे देश भर में, दुनिया भर में क्रांति करने वाले संत हों, या गुजरात के मोरारी बापू हों, दोनों की जाति जरा खोज के देख लीजिए, दोनों में से कोई ब्राह्मण नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में किस समाज का कथावाचक नहीं है, ये जरा बताइए। अब ऐसे में जब अखिलेश यादव को 2027 दिखने लगता है और अपने पार्टी कार्यालय में उन लोगों को बुलाकर और वो सब करते हैं जो किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्या आप सीधे सीधे जातीय संघर्ष की जमीन तैयार कर रहे हैं? ये इसका एक पहलू है जो मेरा अपना विचार है। मैं एकदम स्पष्ट तौर पर मानता हूं, जो भी चाहे, जिसमें भी एक क्षमता हो, योग्यता हो, वो कथा सुनाए। सुनने वाला सुन रहा है तो सुनाने वाला सुनाएगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं हो सकता। जाति के आधार पर कुछ करना ये नीच विचार है, और वर्ण के आधार पर कुछ करना ये श्रेष्ठ विचार है। ये मेरा मानना है। मैं इसलिए इंटरप्ट कर रही हूं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपा मैं बिल्कुल ये इस दूसरे पहलू पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि एक पहलू ये मेरा अपना विचार था तो इसको कहना जरूरी था। अब मूल बात आती है, आप ये कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप विज्ञापन कुछ दिखाते हैं और उससे इतर आपको कुछ प्रोडक्ट मिल जाए तो आप उस कंपनी पर सीधे मामला दायर कर देते हैं। आपको कहीं कोई सुविधा मिलनी है, किसी जगह पर गए और वो नहीं मिली, रेस्टोरेंट लग्जरी रेस्टोरेंट है और वहां आप गए और आपको वहां खराब सुविधा मिल गई, तो आप कह रहे थे हमसे तो लग्जरी की बात की गई थी। और अगर कोई परिवार है जो किसी कथावाचक को बुलाता है और वो अपनी जाति छिपा कर आता है, क्योंकि अब तो वो वीडियो भी आ गया जिसमें सारे लोग बैठे हुए हैं और वो पूछ रहे हैं तो करेंगे नहीं हमारी जाति है, फिर बाद में जब पकड़ा जाता है, आधार कार्ड पकड़ लिया जाता है, तो कहता है हमारी तो कोई जाति ही नहीं होती। मूल बात यही है कि कथावाचक की जाति नहीं होती, और हमारे देश में तो कतई नहीं। हम तो ऐसे ऐसे संत हैं जो जाने किस किस जाति से आते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि फ्रॉड का मामला एक है जिसमें निश्चित तौर पर फ्रॉड का मामला चलना चाहिए। मेरी जो अभी जो लेटेस्ट जो जानकारी दिखी कि इटावा पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है, तो एक मामला वो फ्रॉड का बनता है, लेकिन दूसरा मामला ये भी बनता है जिसमें कुछ लोग जेल में हैं। किसी को आप कैसे अधिकारी हो सकते हैं कि किसी का सर मूंद देंगे या किसी को थप्पड़ मार देंगे या किसी को अपमानित करेंगे? ये अधिकार सिर्फ संविधान ने पुलिस को दिया है। किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो कितना भी आक्रोशित, कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, उसे यह अधिकार कतई यह संविधान नहीं देता कि वो कानून अपने हाथ में लेकर किसी के साथ इनह्यूमन बिहेवियर करे, अमानवीय व्यवहार करे, क्योंकि उसने ये तय कर लिया कि अगले व्यक्ति का यह अधिकार नहीं है कि वो कथा वाचन कर सके। ये किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। विजय जी, आपकी राय क्या है इस पूरे मामले में? कितनी सियासत हो रही है और कितना सियासी इसे बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, सियासत तो दूसरा मसला है, सेकंड स्टेप है। सियासत में जो लोग कर रहे हैं वो तो हमेशा अपना हिसाब से करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, शर्मनाक। शर्मनाक मतलब बेहद शर्मनाक है। अभी हर्षवर्धन जी ने बाबा रामदेव का, मुरारी बापू का जिक्र किया। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत सारे
संतों को और उनको जानता हूँ उनकी, ठीक बात है। लेकिन कभी उनकी जाति की कभी कोई चर्चा नहीं हुई। इवन जो धर्म संसद होती है विश्व हिंदू परिषद पूछी नहीं की, जाती। उसमें भी नहीं पूछी जाती। और जिन लोगों ने उनका सिर मुड़ाया या शिखा काटी, उनको वाल्मीकि के बारे में शायद पता है कि नहीं पता है, रामचरितमानस को कहीं वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान के नजरिए से देखिए वो आप। दोहा है ना, जाति मुहावरा है, दोहा है कि जाति न पूछो तो साधु की, हाँ। पूछ पूछ लियो लीजिए। ज्ञान। ज्ञान। तो ज्ञान की बात होनी चाहिए या जाति की बात होनी चाहिए? नहीं, ये मुहावरे से ज्यादा संविधान का मसला है। संविधान जो है इस तरह के व्यवहार की इजाजत, परमिशन नहीं देता कि आप किसी जाति को लेकर इस तरह का बर्ताव करें। मतलब इसमें मैं किसी, बहुत आप नाराज हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करता कि आप जाति के आधार पर यह व्यवहार करें। और आपने भागवत कथा के लिए उन्हें बुलाया था तो केवल भागवत कथा के हिसाब से बुलाया था, जाति उसमें इंपॉर्टेंट थी नहीं कि जाति है कि नहीं है, जाति पूछकर क्या किया गया क्या नहीं किया गया। तो उसको तो उस पर किसी तरह की मेरे से सहमति या सहमति का मसला नहीं है। अब जो दूसरा मसला है कि फेक आईडी, ये सब फेक आईडी भी क्यों बनती है? फेक आईडी भी इसलिए बनती है क्योंकि आपने उसे सामाजिक जरूरत, क्योंकि आप ही ने तो कहा ना, यदि वो ब्राह्मण, उन्होंने क्यों बनाई? कोई उनको विदेश तो नहीं जाना था या कोई घोटाला तो नहीं करना था, वो फेक आईडी लेकर क्यों चल रहे? क्योंकि आपको ब्राह्मण ही स्वीकार है कथावाचक के तौर पर। तो ये भी इसको समझिए, इस सामाजिक तथ्य को भी समझिए। अपराध है वो अलग हो सकता है, अपराध का जो मसला होगा वो अलग होगा। और जिस तरह की सियासत हो रही है वो तो सियासी लोगों को तो बहुत अच्छा मौका मिल गया, अखिलेश जी को भी मिल गया क्योंकि वो उनके जाति और उनके वोट बैंक के साथ हैं, और तेजस्वी जी को भी मिल गया। तो सियासत हो रही है, उस पर किस तरह से करना चाहिए। लेकिन ये योगी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए गंभीर मसला हो सकता है। ये एक चुनौती हो सकती है कि जातीय संघर्ष इससे ना खड़ा हो जाए। एक जरूर बात है जो विजय जी ने कहा, ये पासिंग रेफरेंस में नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि उनको क्यों बनाना पड़ा है, क्योंकि ब्राह्मण कथावाचक ही चलते हैं। आपने भी उदाहरण दिया, मैंने भी उदाहरण दिया, मुरारी बापू तो ब्राह्मण नहीं है, देश के दुनिया के सबसे बड़े कथावाचक हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पात्रता है क्या, योग्यता है क्या? और उस व्यक्ति के जितने वीडियो आए हैं वो कथा कहने की योग्यता रखता है क्या? वरना तो जो अभी 100-125 लोग मर गए थे और जो वो अपने आप को ब्रह्म कहता था, ओम हरि नारायण बाबा, क्या नाम था भूल रहा हूं मैं, तो उसके भी समर्थक थे, उसके भी सुनने वाले थे। आपको किसको, अगर सामने वाला आपको नहीं आस्था रख रहा है तो आप आस्था जबरी रखाएंगे, फ्रॉड करके रखाएंगे, गलत आधार कार्ड बना के रखाएंगे। मुझे लगता है ये तो सीधे सीधे फ्रॉड का बड़ा मसला है और इस पर उसी हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। पहले वाले का शर्मनाक घटना वो हम सब कह चुके हैं, वो मानते भी। समीर जी, एक रिएक्शन, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य है, उनका भी आया। मैं वो बयान एक बार दर्शकों के सामने रख दूं, फिर आपके पास आती हूं। उन्होंने कहा कि लोग जाति की आड़ में अपने गलत कामों को छिपाने का काम करते हैं, जाति छिपाने वाले का सम्मान नहीं किया जा सकता। क्या कहा अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, वो भी आप सुने। इटावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए 2 लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। हाँ ठीक है, किस बात का सम्मान? वो लोग अपनी जाति छुपा करके वहां गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। तो जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? अब एक प्रश्न समीर जी, जो यहां से जो शंकराचार्य भी कह रहे हैं, मैं इसमें अपना भी प्रश्न जोड़ती हूं कि आप अपनी जाति छिपाकर केवल इस बात का सम्मान नहीं कर रहे हैं कि आप जिस पीठ पर बैठ रहे हैं उसका सम्मान ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, आप अपना भी असम्मान कर रहे हैं। आप पूरी यादव जाति का असम्मान कर रहे हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी पर शर्म है, इसलिए आप अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हैं। क्यों आप आइडेंटिटी छिपा रहे हैं? आपको गर्व होना चाहिए आप यादव कुल में पैदा हुए हैं, आपको गर्व होना चाहिए आप किस जाति को बिलोंग करते हैं। ये शर्मिंदगी किस बात की? क्यों सरनेम छिपा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कथावाचकों ने अगर अपनी जाति छुपाई है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें यह लगता हुआ कि योग्यता के मापदंडों पे पूरी तरीके से खरे नहीं उतरते, इसलिए उन्हें ब्राह्मण का एक आडंबर ओढ़ना पड़ेगा और कथा करना पड़ेगी। हर्षवर्धन जी मुरारी जी का बापू का जिक्र किया, इतने बड़े कथावाचक रहे, वो तो लोहारा जाति से आते, वो कि ब्राह्मण है क्या? मुरारी बापू को कितने लोग, किसी ने पूछा उनसे, और कितने लाखों उनके लोग सुनने जाते हैं।
आप देखिए, आप तो संत महामंडलेश्वर दूसरे जाति के, निचले जाति के लोगों को भी संत और महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। क्या उनको इसलिए बनाया जा रहा है कि वो निचली जाति के, वो योग्यता रखते हैं इसलिए बनाया जा रहा है? तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसका उन्होंने अपनी जाति को छुपा के एक पंडिता का काम करने की कोशिश की है, और जिस तरीके से वहां गलत हरकत, हिंदू समाज है जिसमें किन्नरों को भी इतना सम्मान दिया जाता है कि उनके पांव पड़े जाते हैं, और अखिलेश यादव की राजनीति देखिए आप। अखिलेश यादव उनको लखनऊ बुलाते हैं, तबला हारमोनियम गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि उनके हम लड़ाई लड़ेंगे। और जब अखिलेश यादव के एक पार्टी के नेता से पूछा कि भाई तबला और हारमोनियम क्यों दिया इनको आपने, तो अखिलेश यादव के नेता कहते हैं कि भाई अभी हमारे पीडीए ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का तबला बचाया है, अब हम विधानसभा चुनाव में बजाने की तैयारी कर रहे हैं पीडीए के माध्यम से। मतलब आपने राजनीतिक रूप से 2027 को चुनाव में देखते हुए अपने पीडीए वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो। तेजस्वी यादव को बिहार का चुनाव दिख रहा है, इससे तेजस्वी यादव करें कि भाई यादव का अपमान हो रहा है, और उनके घर में यादव को कितना अपमान और सम्मान हुआ है वो सारी दुनिया जानती है। उस समय तो तेजस्वी यादव ने कहा नहीं। तो ये सीधे सीधे एक राजनीतिक मामला बनते जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो कथावाचक मणि जिनका नाम उन्होंने दिया था अपने इस पे, उनको भी बहुत गर्व के साथ बताना चाहिए किस जाति से हूं, और कथा वाचन करना है तो आप बहुत अच्छे से कीजिए, लेकिन अगर आप किसी तरह के ऊपर आपको आरोप लगते हैं तो उसका आप सामना भी कीजिए। वहां की जिस महिला के आप कथावाचक करने जाते हैं उन्होंने मामला आपके ऊपर दर्ज करवाया है, और कुछ व्यवहार आपका ऐसा रहा होगा ना कि जिन्होंने आपके लिए कथावाचक के लिए आपको बुलाया है वो आपका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, वो आपकी आइडेंटिटी मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं? कोई अपने मेहमान को जो बुलाता है कथावाचक को तो कोई पूछता है क्या? तो आपके व्यवहार में कुछ ऐसा रहा होगा कि उन्हें शक भी होगी, लगा हुआ कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण की आड़ में यह बराबर जो बात शंकराचार्य कह रहे थे सर, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। गलती दोनों पक्षों से हुई है, और ये मसला केवल जातीय संघर्ष का राजनेता अपने राजनीतिक हित के लिए कर रहे हैं। ये एक सामाजिक मसला है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहीं ये मसला जातीय संघर्ष में ना तब्दील हो जाए, इसके लिए उन्हें ये एक चुनौती उनके सामने जरूर है। और केवल जातीय संघर्ष का मुद्दा उत्तर प्रदेश से ही नहीं उठ रहा है। मैं अगली खबर की तरफ आगे बढ़ रही हूं। बिहार में ही ये सिर्फ नहीं पहुंचा है, बल्कि बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव इस बार वाया यूपी कैसे आगे बढ़ रहा है, ये इस मामले को और दिलचस्प बना रहा है। अपनी पार्टी और परिवार से अलग थलग पड़ चुके तेज प्रताप यादव को अब अखिलेश यादव का साथ मिल रहा है। अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर तेज प्रताप यादव की बात भी हुई, और बात की शुरुआत चुनाव से हुई। माना यह जा रहा है अखिलेश यादव बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव के जरिए एंट्री कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव के लिए भी समाजवादी पार्टी के सहारे अपना आगे का रास्ता तलाशना यहां से आसान हो सकता है। अब देखिए, जो उन्होंने बातचीत की है वो पूरे रिकॉर्ड भी हुई है। मौजूदा स्थिति क्या है उससे आप भी वाबस्ता है ही। जो बातचीत हुई है वो ऑडियो बबल इस वक्त आपके सामने है, जरा एक बार आप सुन ले, फिर आगे लड़ने से पहले एक बार हीरो है, हीरो जी, ये भी हीरो है मैंने कहा। हाँ हीरो है सब। तो कहाँ से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। तो कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक ठीक। अब देखिए, तेज प्रताप यादव पहले ही ये कह चुके हैं कि वो अपनी अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव फोन पर उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहां से लड़ेंगे चुनाव। तो वो बता रहे हैं कि पहले लखनऊ आकर आपसे मिलेंगे और उसके बाद फिर ये तय करेंगे कि कहां से लड़ेंगे चुनाव। अब समाजवादी पार्टी बिहार में भी अपना दायरा बढ़ाना चाह रही है। उनको लग रहा है कि तेज प्रताप यादव के जरिए वो इस चुनाव में जा सकते हैं, कोई लंबी लड़ाई यहां पर वो लड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी का दायरा बढ़ेगा। तो सही कैंडिडेट पर वो दांव लगा रहे हैं हर्षवर्धन जी। देखिए, बड़ा अच्छा हुआ कि ये खबर आ गई, और कहानी कुर्सी की इसलिए भी समझना चाहिए क्योंकि ये जो खबरें आती हैं वो आपको असल सच बता देती हैं। अखिलेश यादव ढोलक की थाप पर आनंद ले रहे हैं, राजनीति में विष घोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो लालू जी के भी जीवन में विष घोलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई वो नया काम नहीं कर रहे हैं। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव था, तो मैं गया तो ये रामकृपाल और मीसा वाली जो सीट है, तो गांव चला गया मैं, तो वहां एक टाटा सूमो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा, उसका ड्राइवर सो रहा था, उसमें 2 लोग और सो रहे थे। मैंने खटखटा पूछा तो कहे कि भैया ऐसा है, मुलायम सिंह जी की इच्छा थी, वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अभी इच्छा है कि शायद कुछ हो जाए तो हमको मिल जाता है, हमको पैसा मिला हुआ तो हम घूम रहे हैं, यहां कौन पूछेगा समाजवादी पार्टी को। यादव समाजवादी पार्टी का बिहार में नहीं चलेगा, यादव राष्ट्रीय जनता दल का उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा।
अब आप सोचिए कि जो लोग ये सारी राजनीति कर रहे हैं, और ये कौन नहीं जानता है कि मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किस हद तक रही। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दूसरा यादव न पहुंच जाए, इसके लिए पहले यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अभी आप सोचिए, जिस परिवार में इतना भयानक संघर्ष चल रहा है, मतलब वहां पर जो स्थिति है, मीसा, तेजस्वी और तेज प्रताप, इनके बीच का संघर्ष इतना जबरदस्त है। आप पटना में जाकर पूछिए बिहार के लोगों से, तो आपको पता चलेगा कि लालू जी अपने जीवन के किस संकट से गुजर रहे हैं। उसमें तेज प्रताप यादव को फोन करना, इस तरह से उसको सार्वजनिक करना, चुनाव कहां से लड़ोगे, ये क्या करने की कोशिश है, क्या वो हासिल करना चाह रहे हैं, कोई मतलब ये है छिपी कि बात भाई नहीं। हालांकि बिहार में अखिलेश जी कुछ मिलेगा नहीं। एक लाइन जोड़ देता हूं। मुझे लग रहा है ये राजनीति से ज्यादा क्या पारिवारिक मामला भी है। लालू प्रसाद यादव की जो बेटी थी राजलक्ष्मी, उसका जो विवाह जो हुआ था मुलायम सिंह के बड़े भाई रतन सिंह जी के बेटे पौत्र, मतलब मुलायम सिंह के तो पौत्र हुए तेज प्रताप के साथ, और उसका भी नाम भी तेज प्रताप है। उनका भी नाम तेज प्रताप से 2014 से 2019 तक मेदिनीपुर से सांसद रहे थे। हालांकि अभी तो ये हसनपुर से विधायक है तेज प्रताप यादव। तो मुझे लगा पारिवारिक मामला है, रिश्तेदारी है। अखिलेश यादव के भाई लगते हैं तेज प्रताप, और उनके ये रिश्ते में आते हैं। तो अखिलेश यादव ने बात की होगी। अब अखिलेश यादव तो उनसे ऐसे पूछ रहे थे कि आप कहां से चुनाव लड़ोगे, जैसे अखिलेश यादव पूरा बिहार को जानते हो, जहां से टिकट दे देंगे वहां से वो चुनाव जीत जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव उनसे जरूर बात कर रहे होंगे, और अखिलेश यादव मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे इस परिवार के अंदर। हो सकता है कि टिकट का बंटवारा है। अच्छा, आपकी राय तो बिल्कुल अलग है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से। तेजस्वी से बात करें कि भाई इनको टिकट दे दिया जाए, क्योंकि अब रिश्तेदारी का मामला है। रिश्तेदारी का मामला है या राजनीति का मामला है? चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं या रिश्तेदारी निभाना चाह रहे हैं? विजय जी, देखिए दोनों मामले हैं उसमें, परिवार भी है, राजनीति भी है। परिवार का जैसे पूरी चर्चा समीर जी ने कर दी है कि वो तेज प्रताप उनके भाई हैं, जो दामाद हैं लालू यादव के। राजलक्ष्मी सबसे छोटी बेटी है मेरे ख्याल से उनकी, सबसे छोटी। उनके साथ उनके अखिलेश जी के भतीजे लगेंगे। हाँ, तेज प्रताप भतीजे, पोते हो गए। हाँ, मुलायम सिंह जी के पोते हो गए एक तरह से। तो वो परिवार का मसला भी है। और आप सोचिए, केवल राजनीति करनी होती उन्हें, या केवल तो उस वीडियो कॉल को, फोन पर तो सब लोग बात कर रहे होते हैं ना। सार्वजनिक क्यों करते थे? सार्वजनिक, जब भी कोई चीज सार्वजनिक की जाती है तो उसकी मंशाएं कुछ और भी होती हैं। कैजुअल नहीं है ये। अखिलेश जी तेज प्रताप से बात करें, इसमें क्या बात हो गई? कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी बात होती रही होगी या नहीं हुई होगी, लेकिन उसको वीडियो कॉल को, और कोई वीडियो कॉल को आपने जारी नहीं किया, वीडियो कॉल जो चल रहा है उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका मतलब वो पहले अखिलेश जी ने कहा होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो उससे रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि आगे काम आएगा। ये भी हो सकता है नहीं कहा, तेज प्रताप ने खुद ही खुद ने भी कर लिया कि भाई मेरा देखिए, आप मेरे को घर से निकाल रहे हो, मेरे पास है और जगह भी, तो वो स्पेस चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी, स्पेस कितना है समाजवादी पार्टी के लिए? अभी जैसे जो चर्चा चल रही है बिहार में, अगर समाजवादी पार्टी के लिए स्पेस ही नहीं है तो फिर तेज प्रताप यादव क्या करेंगे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव? लेकिन कई बार हो जाता ना, इस लेवल तक आप पहुंच जाते कि परिवार में तो दरवाजे बंद हो गए हैं, तो क्या करें, कुछ कर सकते हैं। इसलिए कई बार ऐसा फैसला हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत जगह बिहार में हो, मुझे नहीं लगता। और जो हर्षवर्धन जी ने बहुत साफ तरीके से समझाया कि आरजेडी के बिहार का यादव उत्तर प्रदेश में नहीं चलता, और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश का यादव बिहार में नहीं चलता। और अभी तो फिर वो इंडिया ब्लॉक की बात हो जाएगी कि कहां पर इंडिया ब्लॉक, और फिर क्या क्या तमाम बातें होंगी। तो और रोचक है ना, लालू जी के ही एक और समधी है ना, जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष है अजय सिंह यादव, हरियाणा वाले, तो वहां भी तो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है राजनीतिक रिश्ते जो होते हैं उसमें प्रतिद्वंदिता रिश्ते की वजह से कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। और वैसे जैसे प्रधानमंत्री का चर्चा की, लालू जी में और मुलायम सिंह जी में प्रतिद्वंदिता थी प्रधानमंत्री पद को लेकर। लेकिन उससे पहले की प्रतिद्वंदिता मैं आपको बताता हूँ कि जब 1990 में लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे, तो मुलायम सिंह जी उनको अरेस्ट करना चाहते थे कि वो उसको रोक के एक मसीहा बन जाएंगे पूरे के पूरे। लेकिन वीपी सिंह मुलायम सिंह को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, इनको अरेस्ट नहीं करना है। और फिर उन्होंने लालू यादव को कहा, और लालू यादव के यहाँ पर अरेस्ट हुआ लालकृष्ण आडवाणी का। तो वो प्रतिद्वंदिता उस जमाने से उनके बीच में चल रही है। फिर जनता दल जिस तरह से टूटा है, और उसमें अलग अलग बड़ा यादव कौन की ही प्रतिद्वंदिता है ना? बड़ा यादव कौन है प्रतिद्वंदिता? तो ये सुविधा अनुसार राजनीति तो हुई हर्षवर्धन जी की, जब मन आया तब ब्राह्मण वर्सेस यादव कर दिया, जब मन आया तब यादव वर्सेस यादव कर दिया। राजनीति में ही तो ये सुविधा है। नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं, मतलब ठीक है, इसके बहुत लोग निहितार्थ निकाल रहे हैं। मेरी जो बातचीत हुई उस पूरे क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में, इसका कोई ब्राह्मण यादव संघर्ष से लेना देना नहीं है, और ये होने वाला भी नहीं है।
जी। क्योंकि जहां पर ये घटना हुई उसके आसपास के यादव और ब्राह्मण लड़ने को तैयार नहीं है। कमाल की बात यह है कि बाहर के यादव और ब्राह्मण को यादव सभा और ब्राह्मण सभा बना के इटावा में जाना पड़ रहा है। वो एसएसपी ऑफिस के बाहर जाकर कुछ लोगों को जुटा नहीं पा रहे हैं। मुझे भी पहले ये लगा था, प्रथम दृष्टया मुझे भी लगा कि ये तो बड़ा भारी संघर्ष हो गया, लेकिन कोई संघर्ष नहीं होने वाला है, क्योंकि सबको सच्चाई पता है ये व्यक्ति फ्रॉड किस्म का आदमी है। इसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हुए हैं और इसकी आप बातचीत सुने, इसके पहले के अगर आप कथा वाचन के दौरान के दृश्य देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या करता है। तो मुझे लगता है जातीय संघर्ष देने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो असफल होता दिख रहा है। ठीक।